हेलो साथियों, ए टू जेड क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग साइकोलॉजी के एक नए टॉपिक के साथ आपको मिल रहे हैं, जो कल के एक पार्ट के साथ आज उसी का दूसरा पार्ट है, जो सी टेट के जो स्पेशल क्लास के अंतर्गत चल रहा है कि जो आपके सी टेट के सिलेबस जो है वो अधूरा न रह जाए, कोई भी उससे प्रश्न आ जाए उससे आप अछूते न रह जाएं, आप वो प्रश्न करके आएँ। उसी की हम अगली कड़ी में आ जाए हैं, जो आपको दिख रहा होगा अभिप्रेरणा व सीखना। अभिप्रेरणा व सीखना आपको स्क्रीन पर ऊपर दिख रहा होगा कि इसमें क्या क्या। आज हम उसी की अगली कड़ी में पढ़ेंगे कि जो शिक्षार्थियों में अभिप्रेरणा बढ़ाने की विधियां, शिक्षार्थियों में अभिप्रेरणा बढ़ाने की विधियां। भाई इसके अंतर्गत क्या क्या होगा ये जानने से पहले अभी तक जितने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बड़ी अच्छी बात होती है और एक बहुत बुरी बात होती है, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और लोगों को भेजते हैं वो सबसे अच्छी बात है। और जो लोग सिर्फ अपने तक रह जाते हैं इस वीडियो को लेके, ये हमारे चैनल के लिए बहुत बुरी बात है। मैं चाहता हूँ कि ये हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के तक शेयर करें और इससे और अधिक लोग लाभ उठा पाए। तो अब बात करते हैं हम अपने टॉपिक पे, जो कल के जो टॉपिक से थोड़ा सा आगे आते हैं। ऊपर दिख रहा होगा अभिप्रेरणा व सीखने के अंतर्गत। तो इसमें कहता है कि शिक्षार्थियों में जो अभिप्रेरणा बढ़ाने की विधियां कि बच्चों में कैसे अभिप्रेरणा बढ़ेगी, बच्चों को कैसे अभिप्रेरित कर दिया जाएगा, किन किन टॉपिकों के माध्यम से उसको उन बच्चों को अभिप्रेरित करके और अच्छे से अच्छा कार्य करवाया जा सकता है। जो निरस्ता उनके अंदर आ गई है उनसे हम, जो नकारात्मक बिंदु उनके अंदर है, कैसे हम अभिप्रेरणा के माध्यम से उसको सकारात्मक बना सकते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट पे आप आते हैं। अगर अपने हिसाब से कोई कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से पॉइंट बता दीजिए। अभिप्रेरणा का अपने हिसाब से कोई कमेंट करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से कमेंट कर दीजिए, मुझे पता चल जाएगा। चलिए हम ही बताते हैं। पहला, सबसे पहला है पुरस्कार व दंड। सबसे पहले बच्चों में, विद्यार्थियों में, लोगों में अभिप्रेरणा बढ़ाने के लिए ये सबसे बड़ी चीज होती है, पुरस्कार व दंड। पुरस्कार व दंड क्या होता है भाई? पुरस्कार व दंड होता क्या है? आप किसी कार्य को सकारात्मक बनाने के लिए पुरस्कार देते हैं, आप किसी कार्य को नकारात्मक बनाने के लिए दंड देते हैं। जैसे बच्चों को कुछ सिखाने के लिए, कुछ बताने के लिए, कुछ समझाने के लिए आप उनको कुछ पुरस्कार रूप में कहते हैं, आओ पेन, तुमको एक कलम दे दूं, एक चॉकलेट दे दूं, तुमको घुमाने कहीं ले चलता हूं, तुम्हें अच्छे अच्छे गीत कहानियां सुनाऊंगा, तुम्हें मोबाइल दे दूंगा, कार्टून देखोगे। ये किस रूप में हुआ? ये सकारात्मक रूप में हुआ। लेकिन पुरस्कार कब हम देंगे? जब हम आपसे कह रहे हैं कि ये चीज़ें, जैसे मैं कह रहा हूँ कि अल्फ़ाबेट आपको मैं सिखाऊंगा, आपको अल्फ़ाबेट जब सीखोगे तब जाके मैं आपको पुरस्कार दूंगा। तो बालक क्या करता है? उस पुरस्कार के लालच में वो अल्फ़ाबेट बैठ के सुनता है और समझता है। वो कहते हैं मैं पूछूंगा, अगर वो अल्फ़ाबेट तुम्हें नहीं आएगा तो वो चीज़ तुम्हें पुरस्कार नहीं दिया जाएंगे। वो किस माध्यम से? उसको अभिप्रेरित करता है। अभिप्रेरित किस रूप में? पुरस्कार के माध्यम से। अभिप्रेरणा उसके अंदर पैदा करता है कि भाई अगर बालक क्या सोचता है कि अगर मैं उस चीज़ को नहीं सीखूंगा तो हमारे दादाजी, पिताजी हैं, मम्मी हैं, हमको वो चॉकलेट नहीं देंगी, हमको वो गीत कहानी नहीं सुनाएंगी, हमको अपना मोबाइल नहीं देंगी जिसमें वो कार्टून देखेंगे। ठीक, तो इस चीज़ों से बचने के लिए वो क्या करता है? वो बैठ के उस चीज़ों को सीखता है। उसके लिए वो चीज़ें, मोबाइल ही अभिप्रेरित करने वाली हो गई, वो चॉकलेट ही उसको अभिप्रेरणा प्रदान कर रही है सीखने के लिए। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब उसी के एक पार्ट है दंड। भाई कुछ चीज़ें आप सकारात्मक रूप से करते हैं, कुछ चीज़ें नकारात्मक रूप से करते हैं, तो दंड भी का विधान किया गया। दंड किस रूप में? दंड किस रूप में? गुरुकुल वाला दंड
कि 4 दिन तक भोजन न दिया जाए? हाँ, किस तरह का दंड? थप्पड़ मारने वाला दंड नहीं। आप दंड का मतलब ये है कि जो भी कार्य है उससे उसको कुछ समय के लिए वंचित कर दिया जाता है। ठीक, उनको हम थोड़ा सा डांट सकते हैं। ठीक, थोड़ा सा डांट सकते हैं, पीटने नहीं लगेंगे। उनको थोड़ा सा कहेंगे कि ये गलती होगी तो ये सज़ा तुम्हें मिल जाएगी। अगर तुम ये गलती करोगे, जैसे तुम होमवर्क नोट करके नहीं आओगे तो क्लास में क्या करेंगे तुम्हारे टीचर? तुमको पीटेंगे। लेकिन पीटने के डर से वो अभिप्रेरित कर, पीटने के डर से, पिटाई से वो बचने के लिए क्या करता है भाई? वो गिनती पहाड़ा जो भी याद करता है वो कर लेता है। किससे बचने के लिए? उस दंड से बचने के लिए कि अगर हम कॉलेज जाएंगे, अगर हमारा होमवर्क पूरा नहीं रहेगा तो टीचर हमको क्या करेंगे? पीटेंगे। तो ये दंड उनके लिए अभिप्रेरणा का कार्य करता है कि अगर दंड किसी भी प्रकार का, वो टीचर से मार खाने वाला दंड, टीचर हमको डांटेंगे, टीचर हमको बोलेंगे, टीचर हमको बहुत कुछ कहेंगे, उससे बचने के लिए, उससे बचने, वो दंड से बचने के लिए ये अभिप्रेरणा करती है कि भाई नहीं, हमको होमवर्क पूरा करके जाना है, नहीं तो हमको जाके दंड मिलेगा। वो सीखने में जो दंड होता है वो सीखने में उसको प्रभावित करता है। मतलब वो दंड ही उसको सीखने, मोटिवेशन का काम करता है, उसको सीखने के लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। ओके, तो अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, इसकी प्रशंसा व निंदा। प्रशंसा व निंदा, ये तो सभी के लाइफ में सबसे जरूरी बात है कि भाई प्रशंसा भी होनी चाहिए और कुछ हम गलत काम करते हैं तो उसकी निंदा भी होनी चाहिए। यानी आलोचना और समालोचना दोनों होनी चाहिए कि हम भाई अच्छे कार्य कर रहे हैं तो उसके बारे में भी बताया जाए कि और अच्छे से और अच्छा, बेहतर से बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। आप काम अच्छा किए हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है हमको, आप बहुत बेहतर किए हैं, लेकिन आप थोड़ा सा इस तरह से करते, इस तरीके से करते तो ये जो आप किए हैं ना, ये और बेहतर होता और लोगों के लिए भलाई करता और लोग ज़्यादा इससे सीखते। तो बालक के लिए क्या है यहाँ पे? हमको बालक के यहाँ पे है ना सिखाने के लिए, हम बालक का क्या करते हैं? क्लास में आता है, कुछ टॉपिक लिखते हैं, उसको बताते हैं कि बाबू ऐसे ऐसे करो। जैसे हमने कोई एक बिना मात्रा वाला शब्द लिख दिया, जैसे कमल लिख दिया, इसमें कोई मात्रा लगी है? नहीं न लगी है। तो ये शब्द हमने जब लिख दिया तो इसको हमको ये शब्द बताना है। वो क्या करता है? वो शब्द को प्रशंसा के बाद, बाबू तुम तो लिख दिए। अगर वो कमल लिख देता है, क भर लिखता है, म भर लिखता है, बस एक शब्द और छूट रहा है, याद करो वो कौन सा शब्द है। आप तो कर लेते हो, थोड़ा सा ध्यान दो, अच्छे से कर लोगे। वो उसकी प्रशंसा कर रहा है, वो मोटिवेट कर रहा है उसको कि कैसे वो कार्य कर लेगा। कहता है देखिए बालक तुम तो कर लेते हो, बाबू तुम तो कर लेते हो। वो बालक क्या करता है? ये प्रशंसा सुन के, देखो उस दिन तुमने कितना अच्छा किया था, बहुत अच्छा किया था, देखे आज भी कर लोगे तुम। वो प्रशंसा बालक क्या सुनना चाहता है? डर से मुक्त होना चाहता है। डर से जब मुक्त रहेगा, प्रशंसा पाके वो कार्य अच्छे से करेगा। किस रूप में भाई? प्रशंसा के रूप में। अब प्रशंसा किस रूप में कार्य कर रहा है? अभिप्रेरणा के रूप में वो कार्य कर रहा है। जो आपकी प्रशंसा हो रही है बालक की कुछ सिखाने के लिए, अब इतनी भी प्रशंसा ना कर लीजिए कि वो कहते हैं ना सर पे चढ़ के हमारे बतिया नहीं कुछ सुनता है। वो अपने मन का, जो मन का सो करता है, जो चाहे वो अपने मन के करता है। तो इतनी भी प्रशंसा नहीं की जाती है कि वो जो मोटिवेशन है वो अलग लेवल पे चला जाए, इतनी भी नहीं। हाँ, इतनी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए कि जिससे वो बालक सीखने में उसको और उत्साह मिले। ठीक, वो जो भी कार्य सीख रहा है उसमें उसको उत्साह मिले कि अच्छा ठीक है, हमको ये गणित का सवाल नहीं आ रहा है तो सर जी से कल पूछेंगे। सर क्या करते हैं? जाके अगले दिन सर से पूछता है, कोई डरने की बात नहीं है बाबू, तुमको ये सवाल मैं बिल्कुल सिखा दे रहा हूँ, तुम तो किए थे, बताओ बाबू 2 दूना क्या होता है? वो कहता है 4 होता है। वो प्रशंसा, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, इतना प्रशंसा सुनता है तो कहता है भाई तो हमको अब आने लगा। धीरे धीरे वो क्या करता है? टीचर उसको इसी तरह से प्रशंसित करके, प्रशंसा करके वो सवाल उसको सिखा देता है। अब वहीं कहता है निंदा। निंदा भी एक रूप में अभिप्रेरक का कार्य करता है। किस रूप में करता है भाई? किसी को गाली दे देना, ये निंदा है। आप निंदा करके भी किसी को मोटिवेशन दे सकते हैं और वो चीजें शायद इस प्रशंसा से तेज काम करें।
अगर कहीं कहीं कहा जाता है कि प्रशंसा से अगर काम नहीं चल पाता है तो उसकी इस तरह से निंदा करिए कि शायद वो प्रशंसा से बढ़ के वो काम करे, वो प्रशंसा से ज़्यादा उसको मोटिवेशन मिले। किस रूप में? जैसे कोई बालक आता है, करता है, सारे बच्चे बताते हैं, वो थोड़ा सा बताने में कमज़ोर है, नहीं बता पाते हैं, तो क्या करता है टीचर? कहता है तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम कुछ भी कर लोगे तुमसे नहीं हो पाएगा। अब इसको वो उल्टा ले लेता है, क्या ये तो हमसे कह रहे हैं हम हो ही नहीं पाएगा, हमसे तो हो ही नहीं पाएगा, काहे नहीं होगा, इनको करके दिखा देंगे, इनको करके दिखा देंगे। देखिए एक तरह से वो सर चाहते थे कि वो करके दिखाए, उन्होंने प्रशंसा ना करके उसकी निंदा के रूप में मोटिवेशन दे दिया कि तुमसे हो नहीं पाएगा, चाहे कुछ कर लोगे तुमसे हो नहीं पाएगा। और ये इस निंदा को पॉजिटिव वे में ले लेता है कि भाई अब तो हम इनको करके दिखा देंगे। बहुत एक कह रहे थे ना, इनको करके दिखा देंगे, वो काम करके दिखा देता है। कुछ कहते हैं ना बैक बेंचर ही आईएएस बनते हैं। कभी किसी क्लास के जो टॉपर होते हैं ना, देखते होंगे कि यूनिवर्सिटी टॉप किए हैं, ये फलाने यूनिवर्सिटी टॉप किए हैं, उसमें से मैं 20% को मान लेता हूं कि अच्छे प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं। लेकिन जो पिछवा बैठते हैं ना बैक बेंचर, वो देखते हैं तो वही आईएएस अधिकारी बनते हैं। किस रूप में? इस रूप में उनको मोटिवेशन मिलता है। आगे वाला जो विद्यार्थी रहता है बहुत अच्छे से जानता, वो पहले ही सब कुछ बोलता है बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत टीचर उसको कह के आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन पीछे वाला सोचता है कि इनके 100 सुनार की और 1 लुहार की, इस तरह से हम मोटिवेट करेंगे। ठीक, अब ये चीजें हुई। अब तीसरे पे आते हैं, शिक्षक का व्यवहार। शिक्षक का व्यवहार किसी भी क्लास में मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए यहाँ पे शिक्षक का व्यवहार जो है वो सबसे अच्छा होना चाहिए, एकदम पॉजिटिव होना चाहिए और सभी के प्रति पॉजिटिव होना चाहिए। ये नहीं कि है ये हमारा सबसे फेवरेट स्टूडेंट है, कोई और पूछेगा तो उसको नहीं बताएंगे, ये नहीं भी पूछेगा तो इसको बताएंगे, नहीं। तब वो शिक्षक का व्यवहार वहाँ पे अलग अलग होता है। अगर शिक्षक का व्यवहार अभिप्रेरित करने वाला है तो वो किसी भी कार्य को आसानी से उस बालकों को करवा सकता है। जैसे कोई भी कार्य करवाना हो तो एक टुकड़ी में डिवाइड कर देता है। टुकड़ी किस रूप में? 2 कमजोर विद्यार्थी, 2 सामान्य विद्यार्थी और 2 औसत से अधिक ज्ञान वाले विद्यार्थी। इस तरह के टुकड़ी में वो काम करवाता है और देखता है कि सारी टुकड़ियों का प्रदर्शन जो है वो बेहतर रहा। किस रूप में भाई? अब किसी को देखिए, किसी भी टुकड़ी का जो कार्य था वो ये नहीं था कि खराब था, सारे टुकड़ी का कार्य अलग अलग था, मतलब बढ़िया था। औसत से जो था काम वो उतना बढ़िया था जितना होना चाहिए, क्योंकि टीचर का व्यवहार किस रूप में था? उस ग्रुप को इस रूप में डिवाइड उसने कर दिया जिससे उनका व्यवहार, उनकी क्षमता पे कोई फर्क ना पड़े। क्योंकि वो जानता था कि अगर कमजोर विद्यार्थियों को एक ग्रुप में डाल दिया जाएगा तो उनके अंदर हीनता की भावना आ जाएगी कि सर हम लोगों को इकट्ठा कर दिए, हम लोगों को फेल हो जाएंगे। इसीलिए वो गुरु पूरे क्लास को समझता था और कोई कमजोर 2 विद्यार्थी, 2 औसत विद्यार्थी और 2 थोड़ा सा बहुत तेज विद्यार्थी, इस तरह से एक एक ग्रुप बना के उसने दे दिया। और क्लास का जो माहौल होना चाहिए, शिक्षक का जो व्यवहार होना चाहिए वो हमेशा सकारात्मक होता है, हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। अगर सकारात्मक रूप से कक्षा में प्रवेश नहीं करते हैं तो गड़बड़ है। बहुत सारे गुरुजी लोग होते हैं, पत्नी से घरवा से झगड़ा करके आते हैं, खार खाए रहते हैं और जैसे कलशवा में पहुँचे न, कोनो प्रश्न पूछा, चुप रह बेवकूफ़, कहेंगे तुमको बहुत प्रश्न पूछने की जल्दी लगी रहती है। वो तो बेचारा नॉर्मल हमेशा प्रश्न पूछता था, लेकिन आज गुरुजी के का हुआ था, घरवा से झगड़ा करके आए ना पत्नी से, शायद पिटा भी गए लोग हैं। तो वो क्या करते हैं, वहाँ का गुस्सा लेके आते हैं। रोज वो बालक प्रश्न पूछता था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आज बेचारे झगड़ा करके आए थे और उसी में वो प्रश्न पूछ दिया। तब तक गुरुजी यहाँ से भड़क गए, भग तुम रोज प्रश्न पूछते हो, फालतू का प्रश्न पूछते, ये वो फलाने ढकाने सब कुछ कह के उसको बेचारे को डीमोटिवेट कर देते हैं। यहाँ मोटिवेशन की बात चल रही थी, वहाँ बेचारे को डीमोटिवेट कर देते थे। इसलिए क्लास के अंदर शिक्षक का व्यवहार हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। किस रूप में? सकारात्मक होना चाहिए। अगर सकारात्मक नहीं रहेगा तो वो क्लास अच्छे से नहीं चल सकती है। उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग।
उपयुक्त शिक्षण विधियाँ क्या होती है भाई? उपयुक्त शिक्षण विधि आपने जितने भी कौशल सीखे हैं और उन कौशलों से रिलेटेड जो शिक्षण सहायक सामग्री यूज करते हैं वो आप इसमें प्रयोग करके आप उनको मोटिवेशन दे सकते हैं। जैसे किसी कार्य को आसान बनाना है, बहुत आसान बनाना है, बहुत आसान बनाना है तो कैसे करेंगे? किसी आप कहेंगे कि हमको ग्लास का कल चित्र बना के दिखाना, ठीक? वो क्या करता है बालक? घर पे जाता है, ग्लास को किसी से कहता है ग्लास हमको दीजिए, मिट्टी के गिलास बना के चाहे चित्र को उकेर के बना के लेके आता है और आप वो लेके आता है, आप उसको बताते हैं बहुत अच्छा, लेकिन आप उनको कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे, किस तरह से? जैसे किसी बालक को अच्छे से समझाना है तो आपके अंदर कौन सा शिक्षण कौशल समझाने के लिए दिया गया है? किसी भी बालक को समझाने के लिए कौन सा शिक्षण कौशल बना है? अरे भाई बहुत सारे शिक्षण कौशल बने हैं। आप प्रस्तावना को लेते हैं, पुनर्वलन को लेते हैं, अनुशीलन को लेते हैं, श्यामपट को लेते हैं, व्याख्या कौशल। आप जिन भी कौशलों का उपयोग करके, यानी शिक्षण कौशलों का उपयोग करके, शिक्षण विधियों का उपयोग करके, उपयोगिता का सिद्धांत का प्रयोग करके, नैतिकता का सिद्धांत, सामाजिकता का सिद्धांत, जितने सिद्धांतों का प्रयोग करके, साथ में उसके साथ टीएलएम वगैरह का प्रयोग करके आप अपने क्लास में जो सिखाने की गति है, जो बताने की गति है, वो आसान हो जाएगी। उससे क्या होंगे बालक? वो सीखना उनका जब आसान हो जाएगा, उनके लिए वो मोटिवेशन का कार्य करेगा कि चलो भाई सर इतने अच्छे से हमको समझाते हैं, फलानवा पढ़ाते थे वो हमको नहीं समझा पाते। तो आप ही यहाँ के जज होते हैं, आप ही इस क्लास के जज होते हैं कि सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, सर उतने अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो कौन जज करता है? हम तो भाई कोई भी टीचर को हम नहीं कहते कि कोई भी टीचर खराब होता है। जज करने वाले आप लोग होते हैं कि कौन टीचर अच्छा पढ़ाता है, कौन टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता है। तो जो टीचर जितने अच्छे शिक्षण सहायक सामग्रियों का, शिक्षण विधियों का, शिक्षण कौशलों का उपयोग करेगा, वो उसके हिसाब से वो मोटिवेट कर ले जाएगा उस क्लास को। वो सिखाने की दर क्या होगी उसकी? बहुत तेज होगी, और बच्चे सीखने की दर क्या होगी? वो बहुत तेज होगी। अगला है विद्यार्थियों का आकांक्षा जी बुरा मत मानिएगा कोई होगी तो, आकांक्षा स्तर। विद्यार्थियों का आकांक्षा मीन्स क्या होता है? सबसे पहले यही जान लीजिए, ये इतना क्लियर हो जाएगा। कमेंट के माध्यम से थोड़ा बताइएगा तो हमारे जो हिंदी के विद्यार्थी होंगे और जितने भी विद्यार्थी जानते हो हिंदी के अलावा भी, हिंदी वालों से थोड़ा सा ज़्यादा उम्मीद है क्योंकि ये वर्ड से वो परिचित होंगे। अन्य सब्जेक्ट वाले भी आप बता सकते हैं, ठीक? तो आकांक्षा मीन्स क्या होता है? आकांक्षा मीन्स होता क्या? आगे जानने की इच्छा। आगे जानने की इच्छा जो होती है वही आकांक्षा होती है। तो वही कह रहा है विद्यार्थियों का आगे जानने की इच्छा, मतलब आकांक्षा स्तर क्या है? आकांक्षा स्तर, कोई कहता है कि बेटा तुम क्या बनोगे, तुम क्या बनना चाहते हो? अपने घर में नहीं देखे हैं किसी को, आसपास पड़ोस में नहीं देखे हैं कि कहते हैं ना ये डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, ये नेता बनेगा, ये देखो सामाजिक कार्यकर्ता, इसके अंदर संस्कार बहुत बढ़िया है, वो क्या बनेगा? तो ये क्या है? वो उसकी आकांक्षा स्तर। आप उसको मोटिवेट कैसे करेंगे? डॉक्टर बनना है उसको डॉक्टर बनना है तो मोटिवेशन कैसे चलेगा? भाई डॉक्टर बनना है तो बायो की पढ़ाई करनी है कि मैथ वाली पढ़ाई कर लेनी है? अगर डॉक्टर बनना है तो बायो की पढ़ाई करनी है। तो यहाँ पे आप मोटिवेशन देते हैं कि देखो बेटा ये इस तरह से ये स्टेप करके चले जाओगे, बड़ी आसानी से आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं और डॉक्टर आप बन जाओगे। थोड़ी सी मेहनत है लेकिन ये स्टेप आपको फॉलो करना है। अगर जब उसको स्टेप पता चल जाता है तो वो चीज़ें उसके लिए आसान हो जाती हैं। और कोई डॉक्टर को आप बताते हैं कि ये डॉक्टर इतने अच्छे हैं, ये डॉक्टर विश्व का नंबर 1 का डॉक्टर है, इसने पहली बार ये कार्य किया था, इसमें देखिए ये स्कोप है, ये जैसे किसी न किसी का उदाहरण भी देके उसका मोटिवेशन लेवल बढ़ा सकते हैं। उस डॉक्टरी के फायदे भी बता सकते हैं कि ये लेवल की अगर पढ़ाई और उस डॉक्टर में भी ये विशेषज्ञ बनते हो तो ये चीज़ें आपको मिलेगी। तो उससे मोटिवेशन मिलता है कि भाई डॉक्टर और भगवान को एक ही तराजू में रखा गया है, भगवान के बाद डॉक्टर का ही नंबर आता है। तो वो उससे भी प्रभावित हो, मोटिवेशन का लेवल अलग अलग हो सकता है। तो आप बता सकते हैं
कि उनकी आकांक्षा स्तर, इंजीनियर को भाई डॉक्टर तो बनना नहीं है तो इंजीनियर को बायो वाली पढ़ाई नहीं करवाएंगे, तो उसको गणित वाली फिर इंजीनियर बताएंगे कि देखो बड़े बड़े नदियों पे समुद्रों के बीच ऐसे ऐसे पुल बना देते हैं, इतने अच्छे अच्छे से पुल बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लोग जाते हैं, लोग कहते हैं कि ये इंजीनियर, हावड़ा ब्रिज का नाम सुने ही होंगे, आज भी लोग बताते हैं। तो वह उसी तरह का उदाहरण देंगे कि आप भी इसी तरह का कई पुल बनाएंगे, चाहे इसी तरह का कई भवन का निर्माण करेंगे, कहीं इसी तरह का रोड का निर्माण करेंगे, तो वो क्या होगा, आपका मोटिवेशन होगा। किसी न किसी का नाम लेंगे, उसकी आकांक्षा स्तर को जानेंगे कि क्या वो बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ठीक। तो वो उनकी आकांक्षा स्तर होगा, ठीक। अब आप बताइए कि आप क्या बनना चाहते हैं, कमेंट के माध्यम से बताइए। शिक्षक बनना चाहते हैं कि भाई कुछ और बनना चाहते हैं, सबसे पहले बताइए। शिक्षार्थियों की आवश्यकता, शिक्षार्थियों की आवश्यकता, भाई कमेंट के माध्यम से बता दीजिए हमको कि क्या बनना चाहते हैं। शिक्षक ही प्रॉपर बनना चाहते हैं ना? अगर शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये जो भी चीज़ें A to Z चैनल पे चल रही हैं एक बार ज़रूर देखा करिए, ज़रूर देखा करिए, समय निकाल के देखा करिए। नहीं तो कहीं ना कहीं अगर एक नंबर से फेल होते हैं तो A to Z चैनल परिवार उसका दोषी नहीं होगा। मैं कोशिश करूँगा कि आप एक नंबर से ना फेल हों, पास हूँ अच्छे नंबरों से ये चैनल कर सकता है, लेकिन फेल होने के लिए हम दोषी नहीं होंगे कि सर ये क्लास मैंने पढ़ ली होती तो मेरा 2 नंबर 5 नंबर 10 नंबर बढ़ गया होता, तो वो दोषी नहीं। हम तो अपना कर्म कर रहे हैं, आप अपने कर्म से ना पीछे। कहते हैं ना कर्म करते जा फल की इच्छा का है, तो हम भी कर्म ही कर रहे हैं। आप पढ़ें ना पढ़ें, जो भी पढ़े 2 ही विद्यार्थी 4 ही विद्यार्थी 10 ही विद्यार्थी, लेकिन ढंग से पढ़ें। अब बात करते हैं शिक्षार्थियों की आवश्यकता। शिक्षार्थियों की क्या आवश्यकता हो सकती है भाई? शिक्षार्थियों की क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं? अरे भाई शिक्षार्थियों को सबसे पहले शिक्षा की आवश्यकता होगी, संस्कार की आवश्यकता होगी, अनुशासन की आवश्यकता होगी, व्यवस्था की आवश्यकता होगी। इन सारी चीज़ों को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं? मोटिवेशन का। आप कहते हैं ना कि ये कॉलेज बहुत बढ़िया है, क्यों है भाई? कहते हैं वहाँ का अनुशासन बहुत बढ़िया है, ये मोटिवेशन मिल रहा है, उस कॉलेज का अनुशासन बहुत बढ़िया है। उसकी आवश्यकता आप बताते हैं कि देखो वहाँ पे इस तरह से शिक्षक रखे गए हैं, वो आपको मोटिवेट करते हैं, वहाँ पढ़ने के लिए ललायित रहते हैं। आप एंट्रेंस देते हैं, बैठते हैं, शायद आपका सिलेक्शन ना हो, क्यों? आपको मोटिवेशन मिल रहा है। यहाँ पर शिक्षार्थियों की आवश्यकता है किसी कॉलेज में पढ़ने की, तो वो मोटिवेशन है कि उस कॉलेज में इस तरह के लोग पढ़े हैं, वहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट बनता है, वहाँ के टीचर इतने अच्छे हैं, वहाँ की फैकल्टी इतनी अच्छी है, वहाँ का अनुशासन व्यवस्था ऐसा है, वहाँ की पढ़ाई का वातावरण ऐसा है। उससे क्या है, आप मोटिवेट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं चीज़ों से मोटिवेट हो रहे हैं, और उस चीज़ को उस कॉलेज में जाने की आपकी आवश्यकता है। और जब कॉलेज में जाने की आवश्यकता है तो उसके लिए आप कोशिश ज़रूर करेंगे, एक बार ना एक बार कोशिश ज़रूर करेंगे। तो उसके लिए आपको मोटिवेशन किस रूप में मिल रहा है? उस कॉलेज में एडमिशन के लिए, पढ़ाने के लिए मिल रहा है, ठीक। यहाँ तक क्लियर? क्लियर? अब अगला क्या हेडिंग है? प्रतिद्वंदिता व प्रतियोगिता। प्रतिद्वंदिता व प्रतियोगिता, ये देखिए ये दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह पे सही है। आप यहाँ पे प्रतिद्वंदिता किस तरह से कार्य करते हैं और यहाँ पे प्रतियोगिता किस तरह से कार्य करता है। दोनों में मोटिवेशन अगर अच्छे ढंग से मिले तो आदमी हिमालय पर चढ़ जाए, क्या से क्या कर डाले, कोई गिनती नहीं। यहाँ पे प्रतिद्वंदिता के पहले हम बात करते हैं। आप किसी को प्रतिद्वंदी मानते हैं, किस रूप में मानते हैं भाई? ज़मीन के झगड़ा खातिर, ज़मीन खातिर, किसके लिए प्रतिद्वंदी मानते हैं? आप जिस फील्ड में अभी हैं वो प्रतिद्वंदी, आप कहते हैं ना भाई 5000 सीट निकली है, हम का भरें? तो भाई 5000 सीट निकली है तो 5000 सीटें अब तो आपको नहीं कब्जा करना है, आपको तो बस एक सीट पे कब्जा करना है ना। तो प्रतिद्वंदी बनिए कि हमारे फॉर्म भरे हैं
5,000 सीटें हैं और 50,000 लोग फॉर्म भरे हैं, तो उन सारे लोगों से प्रतिद्वंदिता है। भाई हमको बस एक सीट लेनी है तो बस लेनी है, हमको शिक्षक बनना है, ये आपका मोटिवेशन है। हमको सबसे पहले मोटिवेशन क्या होगा, हमको शिक्षक बनना है। 5,000 सीटें हों कोई बात नहीं, 5 लाख फार्म भरे हैं लोग कोई दिक्कत नहीं, 50,000 भरे हैं कोई दिक्कत नहीं। हमारी क्या है प्रथम प्राथमिकता, हमारा मोटिवेशन क्या कहता है, हमको शिक्षक बनना है। एक लक्ष्य बना के चलते हैं, शिक्षक शिक्षक शिक्षक। और जब शिक्षक बनना है तो पहले हमको मोटिवेशन तय करना पड़ेगा कि भाई उसके लिए क्या क्या। ये नहीं कि बस एक बार तय कर लिए शिक्षक बनना है लेकिन कोनो कमाओ नहीं करें। लक्ष्य तय करना ये अलग बात है, लेकिन उसके लिए मोटिवेशन के साथ शिक्षक बनना एक मोटिवेशन है, उस लक्ष्य को प्राप्त करना एक मोटिवेशन है, उसके अनुसार कार्य करना एक मोटिवेशन है। अगर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप एक सीट पर प्रतिद्वंदिता करते हैं तो आप सफल हो जाएंगे, 5,000 सीट पर कब्जा नहीं कर पाएंगे, एक ही सीट पर कब्जा करेंगे। ठीक, अब प्रतियोगिता की बात करते हैं कि भाई तमाम कंपटीशन हो रहे हैं, आप इसी में से कोई शिक्षक न बन के कुछ और भी बन सकता है। ठीक, कोई डॉक्टर बन सकता है, भाई बायो की पढ़ाई है, चलो थक गए हार गए, अब चलो कुछ और तैयारी करते हैं, फिर फार्म भर के कुछ और करते हैं। तो ये प्रतियोगिता है, आप किस तरह से प्रतियोगी परीक्षा। भाई मजबूरी में हमको बीएड करा दिया गया, बीटीसी करा दिया, डीडीएलएड करा दिया, मजबूरी में हमसे वो काम कराया जा रहा है। ठीक, तो यहाँ मजबूरी को छोड़ के हमारा मोटिवेशन क्या है भाई, यहाँ कंपटीशन, हम जज साहब बनना चाहते हैं। ठीक, हमको प्रशासनिक अधिकारी बनना है, लेकिन यहाँ पे कम्पिटिटिव रूप में हमको मोटिवेशन तय करना पड़ेगा भाई कि क्या मोटिवेशन हमारा रहेगा। हमको सारी चीज़ें तय करनी है कि क्या बनना है। पहले अपने लक्ष्य को, मोटिवेशन को तय करो कि शिक्षक बनना है, कि डॉक्टर बनना है, कि इंजीनियर बनना है, कि प्रशासनिक अधिकारी बनना है। ये आपका मोटिवेशन होगा। आप उस चीज़ को जब जान लेंगे ना तो उस तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे, उसके अनुसार लगेंगे और अपने जो मोटिवेशन है कि हमको जज साहब बनना है, उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अगला है सफलता का ज्ञान। भाई सफलता का ज्ञान कहा जाता है ना, सफलता का एक मूल मंत्र होता है। तो वो क्या होता है, बहुत सारे देखते होंगे कि मोटिवेशनल वीडियो चल रहे हैं यूट्यूब पर, बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो हैं। वो क्या है मोटिवेशनल, वो अभिप्रेरणा है। वो आपको बताते हैं कि ये काम ऐसे किया जाए, आप डरो नहीं, उठो। कहते हैं ना, स्वामी विवेकानंद कहते हैं रुको तब तक ना रुको जब तक आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो ऐसा काम करो आपको जब तक आपके लक्ष्य जो है प्राप्त ना हो जाए। आप भी ऐसा कार्य करिए। शिक्षक बनना है तो जो भी उसकी योग्यता होती है, जिसके अनुसार वो परीक्षा होती है, हम वो परीक्षा पास करेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। हम वो फलाना टीचर बना है ना, हम उसको बना के हम भी टीचर बनेंगे। वो क्या है, मोटिवेशन है हमारा। फलानवे को मानते हैं कि वो टीचर बना है तो हम भी बनेंगे। वो सोचते हैं प्राइमरी का बना है, हम तो इंटर कॉलेज का बनेंगे। अगला वाला इंटर कॉलेज का बना है तो हम सोचते हैं यूनिवर्सिटी का बनेंगे। मतलब ये हमारा मोटिवेशन है। और सफलता का ज्ञान इसीलिए है कि एक मोटिवेशनल काम करता है, कोई ना कोई उसके पीछे हाथ होता है। कहा जाता है ना, सफलता के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। तो पता नहीं आपके पीछे किस स्त्री का हाथ है, वो अलग बात है, लेकिन कहा जाता है कि सफलता के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। लेकिन मैं कहूँगा कि सफलता के पीछे जो भी आपके सहयोगी हैं उन सबका हाथ होता है, चाहे वो गुरु हो, चाहे माता पिता हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे जो आपके आसपास के मित्र हों, लेकिन सकारात्मक सोच रखने वाले। ये नहीं कि नकारात्मक सोच रखने वाले आपके कार्य करेंगे, ना ना ना, तो आपको वो तो सफल कभी बनाना सोचेंगे ही नहीं। तो ये मोटिवेशन क्या करता है, आपको सफल बनाता है। कक्षा का वातावरण, कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए भाई, कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, एक सौहार्दपूर्ण, एक अनुशासित, एक व्यवस्थापित। ये कक्षा का अनुशासन वातावरण कैसा होना चाहिए, एक अनुशासित व्यवस्था होनी चाहिए, एक व्यवहारिक व्यवस्था होनी चाहिए, एक नैतिक व्यवस्था होनी चाहिए कि हाँ हम गुरु हैं तो आप हमको गुरु की तरह ही बात करें। ये नहीं कि गुरु जी के कंधे पर हाथ रख के बतियाना शुरू कर दें, का हो गुरु जी का हलवा, ठीक बा। तो ये उस तरह के कक्षा का वातावरण यहाँ पे सफल नहीं बन पाए। आप सोचते हैं यहाँ पे मोटिवेट
होते हैं कि इस जो इंटर कॉलेज है यहाँ पे बहुत बढ़िया पढ़ाई होती है, उसकी कक्षा का वातावरण बहुत अच्छा है, वहाँ के बच्चे बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, यहाँ बहुत अच्छे से सिखाई जाती है। तो वो क्या बताता है भाई, वहाँ कक्षा का वातावरण बताता है कि वहाँ के टीचर इतने अनुशासित हैं, शिक्षकों को उस सब्जेक्ट का ज्ञान है, वहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों का माहौल है, उस कक्षा में वो सारी चीज़ें एक व्यवस्थित रूप से सिखाते हैं। तो क्या कहलाता है भाई, कक्षा का वातावरण। जो चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं वो बालक उसी रूप में सीख लेता है। एक तरीके से उनका जो शिक्षा का माहौल है, कक्षा का माहौल है, एकदम व्यवहारिक है, वो बहुत आसानी से उस चीज़ों को सीखते हैं। ठीक, तो ये तो सारी चीज़ें थी कि शिक्षार्थियों के में जो अभिप्रेरणा है बढ़ाने की विधियाँ। और भी बहुत सारी विधियाँ होती हैं, ये नहीं कि बस मैंने 9 लिखवा दिया है तो बस 9 ही विधियाँ होती है, नहीं, और भी विधियाँ होती है। लेकिन जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके एग्ज़ाम के, वो सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने रख दी हैं, उसके बारे में मैंने अच्छे से व्याख्या कर दी है। और आप उस चीज़ों को, इतने शब्द मैंने बोला, उसमें से अगर एक लाइन भी पकड़ते हैं तो आपका सी-टेट बहुत अच्छे नंबरों से क्लियर होगा, आपका यूपी टेट बहुत अच्छे नंबरों से क्लियर होगा, आपका किसी भी यस टेट आएगा, सुपर टेट, उसमें बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अभी आप पढ़ लो कि जो चीज़ें हैं आपको एग्ज़ाम तक आते आते इतनी सरल हो जाएंगी कि कहेंगे कि सर आपने तो मेरे लिए बहुत कुछ किया। ठीक, तो आई होप ये क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। धन्यवाद।